अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है वो चैप्टर 4 डाटा एंड एनालिसिस क्लास 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 के शॉर्ट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 के एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी शेयर्ड हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो आप इससे प्रीवियस वीडियो में थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज ऑफ फोर्थ चैप्टर। सो हमारे पास एमसीक्यूज ये हैं, इसमें टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट हमारे पास है डैश इज a structured or processed collection of data usually associated with a unique body of work। तो इसका आंसर जो है वो डेटाबेस है। बेसिकली डेटाबेस जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस्ड कलेक्शन होती है डाटा की, जो कि एक यूनिक बॉडी ऑफ वर्क के साथ एसोसिएटेड होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें रेफर्स डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग एंड स्टडिंग डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स और मेक द डाटा मीनिंगफुल। ये जो है ये डाटा एनालिटिक्स इसको डील करता है। डाटा एनालिटिक्स जो है वो एग्जामिन करता है डाटा को और उसके अंदर से डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और उसकी बेस पे जो है वो हम कोई भी कंक्लूजन जो है वो निकालते हैं। ओके, जो थर्ड चॉइस है वो हमारे पास है डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू यूज ऑफ कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इंफोग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। इसमें डाटा विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन से आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में हम जो है वो चार्ट्स, प्लॉट्स और इंफोग्राफिक्स इसी तरह की ही इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डैश इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद एम्फोसिस ऑन द सिमुलेशन और इमिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो इसका आंसर जो है वो डीप लर्निंग है, क्योंकि डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स से डील करती है। ठीक है, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चॉइस नंबर 5 है डैश इज द यूज ऑफ डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। सो इसमें जो फर्स्ट चॉइस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, ग्राफिकल एनालिसिस है या डीप लर्निंग है। इसमें जो सेकंड चॉइस है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये हमारे पास क्योंकि इसमें प्रिडिक्ट करना होता है फ्यूचर को, सो प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो इसका राइट आंसर है। सिक्स चॉइस है डैश इज द फास्ट रेट एट विच डाटा इज रिसीव्ड एंड एक्टेड ऑन। ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ डाटा के अंदर आ जाते हैं। तीन पॉइंट्स हैं, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है और वैरायटी है। और वेलोसिटी जो होती है रेट को रिप्रेजेंट करती है, फास्ट रेट को जिसके ऊपर डाटा जो है वो रिसीव होता है। सो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चॉइस नंबर 7 है डैश includes the data which can only take certain values and cannot be further subdivided into smaller units। ये discrete data की को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन 8 जो है डैश इज द लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा। जो चॉइसेस हैं स्टैटिस्टिकल डाटा, डाटा विजुअलाइजेशन एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये बिग डाटा की लिमिटेशंस नहीं है। ओनली चॉइस बी अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा इज द लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा। चॉइस नंबर 9 है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड न्यूट्रल आर एग्जांपल्स ऑफ डाटा टाइप। ये बेसिकली ये तमाम जो मेंशन्ड हैं डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा, ऑर्डिनल डाटा, न्यूमेरिक डाटा, ये डाटा की टाइप्स हैं। तो इसमें जो ऑर्डिनल डाटा है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जैसा कि सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड और न्यूट्रल के साथ डील करती है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है डैश इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स से, पर्सन से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो सर्वेज के ज़रिए हासिल की जाती है। चॉइस ए इज़ द राइट आंसर। जी तो स्टूडेंट्स ये तो हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4 के। अब हम विदाउट वेस्टिंग चलते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिफाइन डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस। इसमें हमने डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस को जो है वो डिफाइन करना है। इसमें हमने ये भी बताना है कि आर दे सिमिलर और डिफरेंट, और हमने इसमें रीजंस भी देनी है। ओके,
अब हमें जो है वो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों के दरमियान जो ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। डेटा एनालिटिक्स जो है वो प्रोसेस को डील करता है जिसकी मदद से हम जो है वो डाटा को केयरफुली एग्जामिन करते हैं और डाटा को स्टडी करते हैं, ताकि हम डाटा के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी बेस पे कोई भी कंक्लूजन निकाल सकें या फिर डाटा को मीनिंगफुल बना सकें। डाटा जो है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, डिफरेंट सोर्सेज से हम हासिल करते हैं, लेकिन उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना और उसको आइडेंटिफाई पैटर्न्स में लेके आना, ताकि उसकी बेस पे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें, कोई जजमेंट दे सकें, उसको हम डाटा एनालिटिक्स कहते हैं। और ये डाटा एनालिटिक्स जो है वो यूजुअली विजुअल रिप्रेजेंटेशन में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में होती है। अब आगे जो दूसरी टर्म है वो है डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड को रेफर करता है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड वो होती हैं जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। जैसा कि डेटा साइंस जो है इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स कौन कौन सी हैं, इसके अंदर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा एनालिसिस है और मशीन लर्निंग है। इन सब के मिलने से जो है वो डेटा साइंस जो है वो बनता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको स्लाइड की फॉर्म में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ी सी वो भी दिखा देता हूँ। ये डेटा साइंस है, डेटा साइंस का एक लाइफ साइकिल है। इसके अंदर बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं। सो सब जैसे कि ये स्टेप्स हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, डेटा माइनिंग है, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, फ्यूचर फीचर इंजीनियरिंग, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये जो पूरी की पूरी स्लाइड्स है, इसका मतलब है इसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके अच्छे तरीके से। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर डेटा साइंसेस के अंदर जो है वो 7 स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से डाटा को क्लीन अप किया जाता है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटा को लेके आया जाता है। और जो डाटा एनालिटिक्स है उसके अंदर भी 4 स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से हम एक्चुअल पिक्चर है डाटा की वो लेके आते हैं। ये डाटा एनालिटिक्स से रेलिवेंट जो है वो एग्जांपल्स मैंने पुट की हैं। इससे पहले आप डाटा एनालिटिक्स को भी समझ लें। डाटा एनालिटिक्स में भी हम डाटा को लेते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट एग्जामिन्स करते हैं। जैसा कि आज जो है वो आज हॉट डे है, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो हम दिन के डिफरेंट टाइम्स का टेम्परेचर जो है वो नोट करते हैं। वो जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली डाटा है। उन जो वैल्यूज़ को जो हमने रिकॉर्ड की होती हैं उनकी बेस पे हम कोई भी चार्ट बनाते हैं, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ताकि हम डाटा की एक्चुअल फिगर जो है वो प्रेजेंट कर सकें, डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। वो डाटा एनालिटिक्स है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये डाटा एनालिटिक्स के एग्जांपल। ये आपको सामने जो स्क्रीन पे चार्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं डिफरेंट शेप्स में, तो ये चार्ट्स की एग्जांपल्स ही हैं बेसिकली। ये तमाम डाटा एनालिटिक्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और ये डाटा डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस की मैंने डेफिनेशन यहाँ से कवर कर दी है। अब ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये टेबल की फॉर्म में, इसको भी हम देख लेते हैं। डाटा एनालिटिक्स जो है वो ज़्यादा फोकस करती है डाटा सेट्स के ऊपर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर मेन फोकस होती है। जबकि डाटा साइंस जो है वो किसके ऊपर फोकस करती है? बिल्डिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा सेट्स। ये डाटा को क्लीन अप करती है, डाटा को ऑर्गेनाइज करती है। अब सेकंड जो है इसमें पॉइंट्स, डाटा एनालिटिक्स जो है वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है और उनके दरमियान जो ट्रेंड्स हैं उनको लीड करती है, जो कि वो ट्रेंड्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से या प्रिडिक्टिव इंसाइट से डील कर रहे होते हैं। इसके बरक्स जो डाटा साइंस है वो रॉ डाटा को मॉडलिंग टेक्निक्स और प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए जो है वो एक न्यू फॉर्म में लेके आती है। वही जो 7 स्टेप्स जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए रॉ डाटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है वो लेके आती है। वो डाटा साइंस का काम होता है। डाटा एनालिटिक्स जो है वो ज़्यादा फोकस करती है पास्ट डाटा के ऊपर और उसकी बेस पे जो प्रेजेंट के डिसीजंस हैं उनको प्रेजेंट करती है। जो डाटा साइंस है ये बिगर पिक्चर लेके आती है, ये डाटा को इन्वॉल्व करती है और इसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं अप्लाई करते हुए इसकी बेस पे हम फ्यूचर जो है उसको फ्यूचर आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
सो ये है डिफरेंस डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस के दरमियान. आई होप you have understood well what is the difference between data analytics and data sciences. So question is, are they similar or different? So they are different in the following terms. जिस वे में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है ये डिफरेंट है. इनमें जो स्लाइड जो है वो डिफरेंस है इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे. क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कैन यू रिलेट हाउ डाटा इज साइंस इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स. डाटा साइंस जो है वो बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी जो है वो हेल्पफुल है. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो 5 बिजनेस प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं. सो यहाँ पे जो है वो फॉर क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे 4 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं. इंडस्ट्री के अंदर जो है वो डाटा साइंस किस तरह से डील करती है. डाटा साइंस जो है वो इसकी बेस पे हमने डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेने होते हैं, ताकि हम जो जो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा होता है और जो फ्यूचर ट्रेंड्स को देखते हुए हम इंडस्ट्री के बारे में एवेल्यूएशन करते हैं, अपनी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करते हैं. ये अफेक्टिंग मार्केटिंग के हवाले से भी जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है, ताकि हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें. अब इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कंज्यूमर गुड्स के लिहाज से, डाटा साइंस जो स्किल्स है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है. जैसा कि हमारे पास पर्टिकुलर गुड्स हैं, पर्टिकुलर आइटम्स हैं, उनके बारे में हमने फोरकास्ट देनी है कि उनकी फ्यूचर जो प्रिडिक्शन है वो किस तरह की होगी. अब वो पर्टिकुलर गुड्स जो हैं वो उसके अंदर वो डील कर सकते हैं, सोशल ग्रुप्स में आ सकते हैं, कम्युनिटीज़ में आ सकते हैं, या डेमोग्राफिक्स में भी आ सकते हैं. ओके, अब ये जो सारा है ये डाटा ये सारा आपकी टेक्स्ट बुक से है. सो आप इसको टेक्स्ट बुक से भी रिलेट कर सकते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डाटा साइंस को. स्टॉक मार्केट्स जो है, स्टॉक मार्केट्स इसमें भी डाटा साइंस जो है वो हमारी हेल्प करती है. हम डाटा साइंसेस के अंदर डिफरेंट टूल्स को या टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के एनालिसिस को जज कर सकते हैं. जैसा कि सेंटिमेंट एनालिसिस है, जैसा कि इसमें वेलोसिटी वोलेटिलिटी प्रेडिक्शन हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और इसके अलावा मशीन लर्निंग बेस्ड जो है वो ट्रेडिंग, ये सारी स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाती है. ई कॉमर्स के लिहाज से भी जो है वो डाटा साइंस जो है वो हमारी हेल्प करती है. जैसा कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स में, कस्टमर सेगमेंटेशन में, शॉपिंग कार्ट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन में डाटा साइंसेस हमारी हेल्प करता है, और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, इन तमाम स्टेप्स के अंदर जो है वो डाटा साइंस जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है. जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डाटा बेस इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस, डिफेंड दिस स्टेटमेंट. के क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको समझना ज़रूरी होती है, ताकि हम आंसर की रूट्स तक पहुंच सकें. डेटाबेस जो है वो डाटा साइंस की फील्ड में यूज़फुल है. वो किस तरह से यूज़फुल है वो भी हम देख लेते हैं. डेटाबेस जो है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है डाटा साइंस के अंदर. डाटा साइंटिस्ट, अब इसके अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ. डेटाबेस इन डाटा साइंस, अब ये रोल ऑफ डेटाबेस है हमारा क्वेश्चन है. इसी बेस पे, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो स्लाइड है ये मैंने यहाँ पे ऐड की है. ये डिफरेंट सिक्स स्टेप्स जो हैं वो बताए गए हैं कि डेटाबेस जो है वो किसी भी डाटा साइंस के अंदर किस तरह से रोल प्ले करती है. फर्स्ट जो है ये डाटा को स्टोर करती है और उसको ऑर्गेनाइज करती है. उसके ऊपर डाटा इंटेग्रिटी जो है वो अप्लाई होती है कि डाटा जो है वो अपनी एक्चुअल फॉर्मेट में रिलाई करता है या नहीं. थर्ड जो पॉइंट है डाटा रिलेशनशिप्स, डाटा का डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप बताना है. फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी. फिफ्थ पॉइंट इज एनेबलिंग डाटा एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज फैसिलिटेटिंग डाटा शेयरिंग. ये स्टेप्स हैं जो कि डाटाबेस जो है में अप्लाई किए जाते हैं इन द सेंस ऑफ डाटा साइंसेस. ओके, अब हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं. डाटा साइंटिस्ट रिलाई ऑन डेटाबेसिस टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज वास्ट डाटा. जो डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो बेसिकली पूरे के पूरे डाटा बेसिस के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने डाटा को स्टोर भी कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, या उसको डाटा को एनालाइज भी कर सकें. अब प्रॉपर डेटाबेसिस को थ्रू स्ट्रक्चर और फीचर्स से समझते हुए डाटा साइंटिस्ट जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं. यानी कि डेटाबेसिस जो है वो डाटा साइंटिस्ट की हेल्प करती है इन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड एंड फीचर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस व्हेन चूजिंग द राइट डेटाबेस फॉर देयर प्रोजेक्ट्स. जब तक वो
जो डाटा साइंटिस्ट हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए राइट डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो किसी भी इंफॉर्म्ड डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंपेयर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें चार चीज़ें हैं बेसिकली, मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग। पहले हमने इनको समझना है और उसके बाद हम फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का भी हमें आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है वो ऐड की है। ये जो ये है हमारे पास, ये जो स्लाइड है ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, बेसिकली तीन तरह की एजुकेशन होती है। एक फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, और दूसरी थर्ड जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। सो फॉर्मल एजुकेशन जो आपको एक उसमें करिकुलम दिया जाता है, जैसा कि आप स्कूल कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से जो एजुकेशन गेन करते हैं, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप इन्वायरमेंट से लेते हो, सोशल लिंक्स से, कॉन्टैक्ट से लेते हो, इसके अंदर कोई भी पार्टिकुलर लर्निंग मेथड इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके सोशल मीडिया है, रेडियो है, सिनेमा है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, जिसके अंदर जो है वो स्टूडेंट जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो है वो स्टडी करता है, ये हैं इसके डिफरेंट मीन्स ऑफ एजुकेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए भी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड की हुई है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अप्रोच जो मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होती है वो है स्ट्रक्चर्ड डाटा इसको चाहिए होता है, और डीप लर्निंग के अंदर स्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं चाहिए होता है। ह्यूमन इंटरवेंशन, इसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई भी मिस्टेक्स आ सके तो उसको ओवरकम किया जा सके। डीप लर्निंग के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। हार्डवेयर जो है वो, ये मशीन लर्निंग जो है वो सीपीयू के ऊपर ऑपरेट कर सकता है, जबकि डीप लर्निंग जो है इसके लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होते हैं, या ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट जिनकी कंप्यूटिंग पावर हाई होती है, अच्छी होती है। अब मशीन लर्निंग जो है इसके लिए टाइम लेती है, सेकंड्स टू आवर्स का टाइम लेती है प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने में, और जो डीप लर्निंग है इसमें टाइम जो है वो हफ्ते भी लग सकते हैं। सो अब हम चलते हैं इसकी डिस्टिंक्शन के दरमियान, जैसे कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। सो अब हम इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बेस पे मैंने जो है वो इनको जो पॉइंट्स है डाटा कलेक्ट किए हैं, इनको हम देख लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो मशीन लर्निंग के लिहाज से किस तरह है। Machine learning is often included in computer sciences, data science and AI courses at universities. अब ये फॉर्मल एजुकेशन है, मशीन लर्निंग किस तरह से एक्ट कर रही है। एल्गोरिथम्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस, ये तो हो गया इसका रोल मशीन लर्निंग में, फॉर्मल एजुकेशन का। डीप लर्निंग के हिसाब से किस तरह है, टिपिकली कवर्ड इन एडवांस्ड एआई और स्पेशलाइज्ड डीप लर्निंग कोर्सेज, फोकस ऑन न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग जो है वो न्यूरल नेटवर्क से डील करती है। आर्किटेक्चर्स लाइक CNNs एंड RNNs एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके, अब इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है फॉर्मल एजुकेशन के लिहाज से, जो मशीन लर्निंग है, लर्निंग मटेरियल कौन कौन सा होता है, आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, एकेडमिक पेपर्स हो सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं। डीप लर्निंग के केस में कौन कौन से हेल्पफुल मटेरियल हैं, एडवांस टेक्स्ट बुक हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। अब असेसमेंट किस वे से हो सकती है, असेसमेंट के लिए मशीन लर्निंग जो है उसकी असेसमेंट हो सकती है एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स टू असेस अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस। इसकी असेसमेंट जो है डीप लर्निंग के केस में प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकती है, दैट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। सो इसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मशीन लर्निंग के लिहाज से हम देखते हैं तो उसके अंदर ऑनलाइन कोर्सेज आ सकते हैं, जैसे कि कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेसिटी, ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स एंड यूट्यूब। इनफॉर्मल एजुकेशन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप उसको प्रॉपर करिकुलम या पैटर्न को फॉलो कर नहीं कर रहे होते, तो डिफरेंट सोर्सेज जो है वो इंफॉर्मेशन आप वहाँ से गेन करते हो। डीप लर्निंग के केस में स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि fast.ai, deeplearning.ai, ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स एंड गिटहब रिपोजिटरीज। अब लर्निंग लर्निंग पाथ क्या हो सकते हैं। लर्निंग पाथ है वो स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से और आहिस्ता आहिस्ता एडवांस टॉपिक्स की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद जो लर्निंग पाथ है डीप लर्निंग के केस में, इसमें जो है वो फाउंडेशनल कोर्सेज मशीन लर्निंग में आ जाते हैं, जैसा कि
सेल्फ पेस्ड और फ्लेक्सिबल। लास्ट में जो है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी में डिफरेंट फॉर्म्स आ सकते हैं, मीटअप्स आ सकते हैं, हैकाथॉन्स, ये एक टर्म है जो इससे रिलेट करती है। ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं फॉर प्रॉपर पीयर लर्निंग एंड नेटवर्किंग। और कम्युनिटी इसके अंदर जो है डीप लर्निंग के अंदर कौन कौन सी आ जाती है, फॉरम्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स आ जाते हैं, कोडिंग कंपटीशन आ जाते हैं। Okay, I hope you have understand well what is the difference between machine learning, deep learning in the context of formal and informal education. Okay, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाय सोर्सेज ऑफ डाटा, गिव 3 सोर्सेज ऑफ डाटा एक्सक्लूडिंग दोज मेंशन्ड इन द बुक। अब सोर्सेज ऑफ डाटा वो तमाम सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो तमाम जराए हैं जिनके जरिए से डाटा हम तक पहुंचता है, उनको हम सोर्सेज ऑफ डाटा। बुक के अंदर जो है सोर्सेज ऑफ डाटा हैं वो डिफरेंट हैं, वो सर्वेज हैं या इसके अलावा दो और सोर्सेज हैं डाटा के। तो यहाँ पे उनसे हट के जो है वो मैंने डाटा जो है वो लिया हुआ है। इसमें पब्लिक हेल्थ डाटा आ सकता है, गूगल एनालिटिक्स आ सकते हैं और लिंक्डइन आ सकती है। ठीक है, सो इसमें पब्लिक हेल्थ डाटा, इससे रिप्रेजेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड की फॉर्म में मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है सोर्सेज ऑफ डाटा। चूंकि मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, लेकिन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मैंने पब्लिक हेल्थ डाटा की यहाँ पे इंक्लूड की है। अब ये पब्लिक हेल्थ डाटा के अंदर डिफरेंट सोर्सेज हैं कि जो पेशेंट की रिपोर्ट है वो डिफरेंट वे से आ रही होती है, एग्जामिनेशन से आ रही होती है, पेशेंट जनरेटेड हेल्थ डाटा, उसका जितना भी हेल्थ से रेलिवेंट डाटा होता है वो सारा, लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स जितने भी उससे रेलिवेंट टेस्ट करवाए जाते हैं, टेस्टों की रिपोर्ट होती है, मेडिकल इमेजिंग, एमआई जो जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से उसकी रिपोर्ट्स मिलती हैं। इसके अलावा पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग, तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम होता है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से उस पेशेंट से रेलिवेंट जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन ये हासिल की जाती है। तो ये जितने भी एरो पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये इनको हम सोर्सेज कहते हैं। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। पब्लिक हेल्थ डाटा इसमें हो गया ताकि आप डिजीज़ की स्पीड को और उसके फीचर थ्रेड्स को समझ सकें। गूगल एनालिटिक्स, इसमें ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ट्रैफिक, वेबसाइट्स के ट्रेंड को देखने के लिए और उसके ऊपर यूजर्स का बिहेवियर किस तरह होता है। लिंक्डइन जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है यूजर बिहेवियर के बारे में, जॉब मार्केट ट्रेंड्स के बारे में और प्रोफेशनल कनेक्शंस के बारे में। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके जरिए लिंक्ड इन के ऊपर डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब डाटाबेस और डाटा सेट के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है, मल्टीपल डाटा सेट्स या टेबल्स की फॉर्म में। डेटाबेस के अंदर जो जितना भी डाटा होता है वो प्रॉपर टेबल्स की फॉर्म में, टेबल्स या रिलेशंस जिनको हम बोलते हैं, तो रिलेशंस की फॉर्म में होता है। अब इन रिलेशंस को, टेबल्स को जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, ताकि हम उसको डाटा को मजीद फर्दर अपडेट कर सकें। अब जबकि डाटा सेट जो है वो डाटा सेट भी स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि यूनिक बॉडी ऑफ वर्क के साथ रिलेट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्ग्यू अबाउट द ट्रेंड्स, आउटलायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज इन ए डाटा सेट। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स जो होते हैं वो पैटर्न्स हो सकते हैं या टेंडेंसीज हो सकती हैं किसी भी डाटा सेट के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसिस्टेंट मूवमेंट को जो है वो शो करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करते हैं और ओवर टाइम और अक्रॉस कैटेगरीज। इसकी एग्जांपल जो मैंने ऐड की है, इंक्रीजिंग सेल्स ओवर सेवरल क्वार्टर्स। अब आउटलायर्स क्या चीज़ें? आउटलायर्स आर डेटा पॉइंट्स दैट सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डाटा, यानी कि ये आउटलायर्स जो हैं वो डेविएट करते रहते हैं अपनी ओरिजिनल पॉइंट से, रेस्ट ऑफ डाटा से ये डेविएट करते हैं, चेंजिंग पोजीशन चेंज, दे कैन बी मच हायर और लोअर देन द मेजॉरिटी ऑफ डाटा पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, अ सिंगल डेज सेल दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन यूजुअल। लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज जो है वो डिस्क्राइब करती है कि डाटा पॉइंट्स जो हैं वो कैसे स्प्रेड करते हैं डिफरेंट वैल्यूज के अंदर या डिफरेंट रेंजेस के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज का मतलब ही ये होता है कि वैल्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी को रिलेट करती है या प्रोबेबिलिटी को, या उस डाटा सेट के नतीजे में जो जो आउटकम्स आ सकते हैं उनके बारे में बताती है। इसकी जो एग्जांपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स विद मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोरिंग अराउंड द एवरेज, ये इसकी एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाई आर समरी स्टैटिस्टिक्स नीडेड। समरी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो क्यों चाहिए होते हैं? समरी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो क्विक ओवरव्यू जो है वो डाटा का वो प्रोवाइड करते हैं। इट लीड्स टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा क्लीनिंग, डाटा प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन एंड डाटा विजुअलाइजेशन। यानी कि समरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन वेज में डाटा क्लीनिंग में, डाटा प्रोसेसिंग में, फीचर सिलेक्शन में और डाटा विजुअलाइजेशन में, इन तमाम स्टेप्स में हेल्पफुल होती है।
है। ये डाटा विजुअलाइजेशन के ये जो तमाम स्टेप्स हैं ये डाटा साइंसेस के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस बिग डाटा इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन 3 वीज ऑफ बिग डाटा विद रेफरेंस टू ईमेल डाटा। अब बिग डाटा बुक के अंदर भी डिस्कस हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। वो बेसिकली बिग डाटा को हमने ईमेल डाटा के हिसाब से रिलेट करना है। अब यहाँ पे बुक नेम में जो है वो एक हिंट भी दिया गया है कि ईमेल बॉक्स जो है उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ईमेल हो सकती हैं। सबसे पहले आप बिग डाटा को समझ लें। बिग डाटा डिस्क्राइब्स लार्ज एंड वेरियस डाटा सेट्स। बिग डाटा जो है वो लार्ज और वेरियस डाटा सेट्स को डिफाइन करता है जो कि वॉल्यूम में बहुत बड़े होते हैं एंड आल्सो रैपिडली ग्रो इन साइज ओवर टाइम, और वक्त के साथ साथ वो बढ़ते भी जाते हैं। बिग डाटा जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसा कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर और दूसरे एडवांस्ड एनालिटिक्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ताकि हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझ सकें, उनको सॉल्व कर सकें और उनकी बेस पे हम वैल्यूएबल डिसीजंस ले सकें। ओके, अब ये 3 वीज़ जो हैं ईमेल के हिसाब से वो किस तरह हो सकते हैं? वॉल्यूम। ईमेल बॉक्स के लिहाज से वॉल्यूम क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी ईमेल्स आ सकती हैं। विद हंड्रेड्स ऑफ ईमेल द वॉल्यूम इज सब्सटेंशियल। ईच ईमेल कंट्रीब्यूट्स टू द ओवर वॉल्यूम एंड मैनेजिंग सच ए लार्ज डाटा सेट कैन बी चैलेंजिंग। क्योंकि अब हंड्रेड्स की तादाद में ईमेल्स हो सकती हैं, तो इतने बड़े डाटा सेट को मैनेज करना भी मुश्किल हो सकता है। वेलोसिटी। वेलोसिटी रिलेट करती है कितनी जल्दी नए मैसेजेस जो हैं वो आते हैं। हाउ फास्ट यूजर्स रीड, यूजर्स की रीडेबिलिटी कितनी है और वो किस हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड द ओवरऑल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ओवरऑल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यही होता है कि किस हिसाब से, किस स्पीड से मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह यूजर रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह उनको रीड करता है। तो ये वेलोसिटी जो है इन द सेंस ऑफ ईमेल। अब ये वैरायटी है। ईमेल जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं। वो टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, वो अटैचमेंट में भी हो सकते हैं, इमेजेस में भी हो सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट में भी। अब आप अगर डेली के बेस पे जो है वो अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये डिफरेंट फॉर्मेट में आपको एड्स भी आ रहे होते हैं, इमेजेस से रेलिवेंट, टेक्स्ट, वीडियोज़ और ईच एंड एवरीथिंग, ये मतलब कंटेंट होता है। तो इस तमाम डाटा को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए डाटा स्ट्रक्चर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। इलस्ट्रेट द पर्पस ऑफ डाटा स्टोरेज। ये पर्पस ऑफ डाटा स्टोरेज को मैंने 5 पॉइंट्स में कवर किया है। इसका पर्पस जो होता है वो इसने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है और रेडीली इसको अवेलेबल बनाना होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि ये डाटा जो है वो एवरी टाइम अवेलेबल हो सके। डिजिटल प्रोसेसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना होता है और इसके अलावा इसने डिजिटल डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करना होता है। इसके जो लास्ट पॉइंट है, डाटा, इसने डाटा को गेन भी करना है, डाटा को दोबारा से रिटेन करना है जब इवन के अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, एनेबल द कंप्यूटर्स टू पुल डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। और इसने डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस से पुल भी करना है ताकि जो डाटा को जो है वो इसका जो पर्पस है, उसके स्टोरेज का पर्पस वो ऑब्टेन किया जा सके। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो कवर हो चुके हैं। टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि कवर हो चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। इन क्वेश्चंस की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फर्दर कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।